दूध पिलाया, घी पिलाया, खोआ निकालते थे हमारे देहात के अंदर, उसको तैयार किया। लेकिन जाति पाति के आधार पर मेरे बुजुर्गों भाई, जिस प्रकार के दूसरी पार्टियों के नेता लोग जाति पाति का जहर घोल रहे हैं, जाट और नॉन जाट की जो बात करते हैं, एक नौजवान को काटने में 5 मिनट लगेंगे। आज से ये परिणाम ले कि हम छत्तीस बिरादरी के सब भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कबीर जी ने भी कहा है, कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना, जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब क्या, ठाडा और गोदा क्या, सबको साथ ले गया चले। हम सब भाई हैं, अच्छे काबिल आदमी कोई भी हो उसको साथ लेके चले, उसका सहयोग करें, का विरोध करें। लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारा समाज ये कहता है कि फलाने का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन गया, इसका बाबू हमने काम में मेंबर नहीं बन दिया। मेरे बुजुर्गों भाई, जो काबिल है उसको बढ़ाओ, अच्छे आदमी को आगे करें, चाहे कोई भी हो। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन काबिल आदमी को आगे बढ़ाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन होगी, और व्यवस्था परिवर्तन होगी तो अच्छे आदमी जब आगे जाएंगे तो उम्मीद भी यही है। मेरे बुजुर्गों भाई, राजनीति में अच्छे आदमी की जरूरत है। ये धन दौलत मौज मस्ती मारने का स्थान नहीं है। त्याग और तपस्या का नाम राजनीति है। अगर किसी से करे जाए तो ईमानदारी से बॉर्डर पर नौकरी करना, ईमानदारी से खेती करना, ईमानदारी से साधु संत की तरफ तपस्या करना, उससे भी कठिन काम है राजनीति करना। मेरे बुजुर्गों भाई, 24 घंटा दिन रात एक करके भाइयों की सेवा करें, कि दुख दुखिया को दुख बटाने का काम है। मैं इस मंच माध्यम से भाइयों को बताना चाहता हूँ, सब भाई मिलके अगर हम प्रयास करेंगे तो इस बड़ौदा हल्के की जल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, समय का अभाव है। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना, हम आपका प्रधान होने के नाते मैं भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब भाई जाति पाति से ऊपर उठ के इस भाई योगी से बताएं और इस बड़ौदा हल्के को हाथ धोएं। और ज्यादा से ज्यादा माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार इस बड़ौदा हल्के का विकास किया, काफी पिछले 50 सालों से मैंने देखा सबसे काम कहीं था तो हरियाणा के अंदर बड़ौदा हल्के के अंदर था। माननीय मनोहर लाल जी ने यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेज और IMT, कितना इसको 350 करोड़ रुपए से लाके लाने का मौका मिला है। आप लोगों को खुद एहसास होगा कि यहाँ काम होया। इसलिए सब भाई मिलके भाई योगेश दत्त को आपकी वोट से बदलने जा रहे, आपकी वोट से एक ही काम होगा कि आप अपने भाई बच्चे को मंत्री बना के सरकार के अंदर भागीदार लेने जा रहे हैं। इसलिए समय का तकाजा, मेरे बुजुर्गों भाई, समय को मत चूकना और भाई योगेश दत्त को भारी मतों से जिता के सरकार के अंदर भेजना। आप लोगों में जिस प्रकार कुश्ती के अंदर नाम कमाया, उसी प्रकार राजनीति में भी आपकी सेवा करके ये त्याग और तपस्या की मूर्ति आपका नाम रोशन करेगा। समय का अभाव होने के कारण कहने को तो बहुत कुछ था। मैं तमाम भाइयों को पुनः अपील करता हूँ, भाई योगेश दत्त को बताएं, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जी, औलाना शुगर मिल के वाइस चेयरमैन भाई अशेक औलाना जी, गन्नौर नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन मीना नरवाल जी, हमारी कालका से पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी और हमारे राजस्थान से पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ाना जी पहुंचे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इनका तालियां बजाकर जो है स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई मोहनलाल जी कौशिक, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और राय से विधायक हैं, आए वो अपना संबोधन रखे। भाई मोहनलाल बड़ोली जी तालियां बजाकर जो है उनका स्वागत करें। भाई भारत माता की, जोश के साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग्य आज इस कथूरा गांव की जनसभा में उपस्थित हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हमारे सोनीपत से लोकप्रिय सांसद, हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे ऐसे बड़े भाई रमेश कौशिक जी, गन्नौर से विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, जिला परिषद की चेयरमैन मीना नरवाल जी, नगर परिषद की चेयरमैन बिरमानी जी, मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, दोनों पार्टियों के मंचासीन नेतागण, इस सभा में उपस्थित, इस चुनाव में पूरी दमदारी से काम कर रहे सभी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों,
चुनाव आपने बहुत सारे पहले भी देखे होंगे, बहुत सारी सरकारें भी आपने देखी होंगी, लेकिन जिस प्रकार का ये चुनाव, ये उपचुनाव इस बड़ौदा के लिए है, ये उपचुनाव बड़ौदा की तस्वीर और तकदीर बदलने का चुनाव है। ये चुनाव किसी पार्टी की जीत और हार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है बड़ौदा के विकास का। और भारतीय जनता पार्टी की 4 साल तक सरकार रहने वाली। आपके बीच में एक योग्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त पहलवान को दिया है, जिसने देश का, प्रदेश का और बड़ौदा का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इतना योग्य और बढ़िया उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आपने 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजा, तो भाई योगेश्वर दत्त इस बड़ौदा के विकास के लिए काम करेगा, दिन रात आपकी सेवा करेगा। और जो मान सम्मान बड़ौदा की जनता को चाहिए, जो बड़ौदा के बच्चों को रोजगार चाहिए, जो बड़ौदा के बच्चों को शिक्षा के साधन चाहिए, वो आप सबने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने आपको वो सारी सुविधाएं दी हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद जी बैठे हैं, नेशनल हाईवे, ग्रीन हाईवे बनवाने का जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम इस बड़ौदा विधानसभा के लिए हुआ है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने IMT देने का काम किया है, ये बहुत बड़ा काम हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार देने का एक रास्ता खोला है। इसी प्रकार से आपकी सड़कों की, आपकी स्कूलों की, आपके बच्चों के पढ़ाई की, सभी चीजों की चिंता की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार साझे की चल रही है, इस सरकार ने आप सबके लिए भलाई के रास्ते को दिया है। और जिस प्रकार से आज विपक्ष के लोग भी, अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहना शुरू कर दिया कि योग्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आप हमारे योग्य उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के, अपने बीच में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर आपके बीच में पहुंच गए हैं। पूरी गर्मजोशी के साथ एक बार आप सबने जयकारे के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ दिग्विजय सिंह जी चौटाला, जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। और जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण आज इस कथुरा की पावन भूमि पर पहुंचे हैं। और आप सबसे निवेदन है, एक बार तालियां बजाकर सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार मुख्यमंत्री जी का, दिग्विजय चौटाला जी का जोरदार तालियां बजाकर जो है स्वागत करेंगे, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री माननीय सुरेश भट्ट जी, जसपा के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है आज बहुत है, मैं हमारे इस इलाके के 2 बार से सांसद भाई रमेश कौशिक जी से वो आए और वो अपने विचार रखें। हरियाणा के बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारे बड़े भाई रणजीत चौटाला जी और भाई अरविंद शर्मा जी, भाई संजय भाटिया जी और पार्टी के सारे विधायक और दोनों पार्टियों के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष मोहनलाल बडोले जी, निर्मल चौधरी जी विधायक, हमारे
रजनी विरमानी चेयरमैन है, जिला परिषद चेयरमैन और दूसरे सारे सम्मानित नेतागण, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी माता और बहनों, आज का जो चुनाव है अहम मोड़ पर और बड़ौदा हल्के के लिए चुनाव है कि हमें बड़ौदा हल्के को विकास के रास्ते पर आगे और ज़्यादा बढ़ाना है। पिछले 6 साल में भी मैं बताना चाहता हूं कि बड़ौदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लगभग पीने के पानी पर 100 करोड़ रुपए हमने दिए, सड़कों पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए और इसके साथ साथ पानी निकासी का था और दूसरे सारे साधन थे और 2 नेशनल हाईवे इस इलाके को दिए गए हैं। मैं एक बार है कि इस बार सही फैसला करो और भाई योगेश्वर को भारी बहुमत से जिताकर जो विकास का रास्ता नया खोला है इसको आगे बढ़ाने का हम सब मिलके इसका आगे बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ता रहेगा। जो कहते हैं कि हमने बड़ौदा पिछड़ा हुआ है, अगर बड़ौदा पिछड़ा हुआ है तो उनकी वजह से है। आज के पूर्व के मुख्यमंत्री या नेता को ये बता दे कि बड़ौदा में कोई एक बड़ा काम किया हो। आज 2 महिला कॉलेज हो, आज IMT हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, वो और काम इस प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। और आज हम दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, दोनों पार्टियां वर्कर तन मन धन से लगे हुए हैं, तो ये जीत आपकी निश्चित है। अपना ज्यादा से ज्यादा वोट पुल के भाई योगेश्वर को इस बार कामयाब बनाओ ताकि हम बड़ौदा के विकास के रास्ते पर से आगे बढ़ा सके। मैं आपके बीच रहता हूँ, इस लंबी चौड़ी बात ना करके यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई योगेश्वर को भारी बहुमत से जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आपके भी गांव के होनहार कबड्डी खिलाड़ी भाई संदीप नरवाल जी भी मंच पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। और अब आपके सामने आपके ही गांव के बेटे भाई अमित नरवाल जी 2 मिनट के लिए जो है मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई अमित नरवाल जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाहर से आए सारे मेहमानों जी का यहाँ पे आने का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कथुरा की पावन धरा पे जन्म लेने वाले मेरे माता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार इस इलाके का विकास चाहती है। पहले चाहे कितनी भी सरकारें रही हों, आज इस इलाके का विकास आप भी जानते हैं नहीं हो पाया। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बाईपास की बात हो, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स के बच्चों की तरक्की और वह उनको आगे लाने की बात हो। सारे विशेष को ध्यान में रखकर सरकार इस बड़ौदा हल्के का विकास करना चाहती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूं कि आप योगेश्वर भाई को जिता करके विधानसभा भेजें और पहलवान योगेश्वर जी इस बड़ौदा के ही नहीं, सोनीपत जिले के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माने हुए पहलवान हैं। इन्होंने हमारे बड़ौदा हल्के का ही विश्व में ही नहीं बल्कि पूरे सोनीपत और हिंदुस्तान का विश्व में मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और जब आप भाई को, योगेश्वर जी को विधानसभा जिताकर भेजेंगे, इस बड़ौदा हल्के की नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं आप सारे मजहब और धर्म की दीवारें तोड़ करके सब एक संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से कि बड़ौदा ही नहीं बल्कि पूरे गोहाना तहसील का विकास हो। आज अगर मैं 1947 का जिक्र करूं तो गोहाना उस समय भी एक तहसील और झज्जर तहसील हुआ करती थी। जो झज्जर 2005 से पहले एक गांव नजर आता था तहसील होते हुए, आज विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुका है और हमारा बड़ौदा और गोहाना तहसील पिछड़ गया है। मेरे दादाजी चौधरी दयालाल जी कहा करते थे कि गोहाना एक कस्बा हुआ करता था। मेरा परिवार में ये बात चलती है, इसलिए मैं इसको भली भांति जानता हूँ। उन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे जो बड़ौदा को हमारा घर बताते हैं। उनसे पूछ करके देखना गोहाना तहसील में जिन उन्होंने जन्म लिया था, क्या आप लोगों ने गोहाना तहसील में जन्म लिया है? उनका तो उस टाइम भी रोहतक तहसील थी और आज भी रोहतक है, तो कैसे कह सकते हैं ये हमारा घर है? महम रोड वालों ने क्या गलती की थी? जुलाना रोड वालों, जो लोग जुलाना रोड पे बसते उन्होंने क्या गलती कर दी थी? आपको जींद और सफुद्दो और महमदपुर और छतेरे वाले लोगों ने क्या गलती कर दी थी? क्यों यहाँ बाईपास नहीं बना?
आज हम गोहाना में जाते हैं, गोहाना से जाते हैं, चाहे हमारे को सोनीपत जाना हो, चाहे रोहतक जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो या पानीपत चंडीगढ़ जाना हो, हमारे को घंटों घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। क्यों नहीं इस इलाके की सूध ली, क्यों नहीं इस इलाके का विकास हुआ, क्यों नहीं इस इलाके को एजुकेशन सिटी दी। अगर मैं भैंसवाल की बात करूं, भैंसवाल गांव में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज हुआ करता था, पूर्व की सरकारों में उसे भी बंद करने का काम किया। आज वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा घर है। आज आपने अपने आदमी को पहचानना है। अगर विकास किया होता तो घर घर जाके चक्कर नहीं काटने पड़ते। ना केवल गोहाना तहसील, आप आसपास का पूरा इलाका ये जानता है कि हमारा परिवार कभी आपसे भागा नहीं है। और आपका बेटा होने के नाते आप जब योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा पहुंचाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना विकास होगा। मैं मानता हूं भाई योगेश्वर दत्त को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और जब यह जिम्मेदारी मिल जाएगी तो योगेश्वर दत्त भाई को कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की हाजिरी में कह रहा हूं कि आप इन लोगों का जो आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं यहाँ, इनका मान और सम्मान कम ना होने दें। इनकी पीठ से पीठ, कंधे से कंधे मिला करके, और योगेश्वर भाई से तो मैं ये भी अपील करूंगा कि आपसे कंधे के कंधे साथ मैं मिला के खड़ा रहूंगा। और जब आप विधानसभा पहुंच जाएंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, तो मेरे को ले चलना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। एक टांग मैं पकड़ लूंगा और एक आप पकड़ लेना। जब तक गोहाना और बड़ौदे हल्के का विकास नहीं हो जाए, जब तक वो टांग नहीं हम छोड़ेंगे। और इस गांव का बेटा होने के नाते आपसे हाथ जोड़ करके झुक के और झोली पसार के मैं ये आशीर्वाद चाहता हूं कि आप योगेश्वर जी को वोट देके भारी मतों से जिता करके इसको भेजे यहाँ से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ जैसे इस कथूरा गांव के बेटे को आपने ये मौका दिया बोलने का इस मंच से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कैबिनेट में मंत्री भाई अनूप धानक जी से कि वो आए, अपना संबोधन दें, अपने विचार रखें। तालियां बजाकर जो है स्वागत करें सभी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारे सांसद श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, बहन निर्मल चौधरी जी, दूड़ाराम जी, श्री मनोहर लाल बड़ौली जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण, व कथूरा व आसपास के गांव हुए आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुन रही मेरी माताओं बहनों, आज आपके बीच में जो 3 तारीख को जो बड़ौदा का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसका आज वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में आज विकास की गंगा बह रही है, और जो हमारे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा है, उस विकास की गंगा में आप भी आहुति डालने का काम करें। और बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र के सभी साथी भाई योगेश्वर दत्त जी को हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें। 3 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, मैं सभी साथियों से, हमारे सभी दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, और जननायक जनता पार्टी के एक एक साथी से प्रार्थना करता हूं कि वो माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मान करके, भाई दुष्यंत चौटाला जी मान करके, दिग्विजय चौटाला जी मान करके, हर माता बहन श्रीमती नैना चौटाला जी मान करके इस चुनाव में एक एक घर जाकर के अलग जगाने का काम करें, एक एक काम करें। और दोबारा आप सभी से फिर मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 3 तारीख को भाई योगेश्वर दत्त जी के सामने जो कमल के फूल का हमारा निशान है, जो गठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं, उनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।
जो कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। मैं गांव के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि सभी मेहमानों का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, भाई रणजीत सिंह चौटाला जी का बड़ी माला से जो है एक बार स्वागत करेंगे। अब मैं स्वागत के कार्यक्रम में अनुरोध करूंगा कि सुबह सिंह नरवाल जी और उनके साथ जो है राजवीर नरवाल जी एक्स चेयरमैन और सत्यवान नरवाल जी वो आए, मुख्यमंत्री जी का जो है पगड़ी बांधकर जो है स्वागत करेंगे। सुबह सिंह नरवाल जी। हमारे बीच जो है पंडित सत्यनारायण शर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री अनूप सिंह धानक जी का स्वागत करेंगे। अजीब खेल है दुनिया के, पंडित सत्यनारायण शर्मा जी जो है अनूप धानक जी का स्वागत करेंगे। बनी नंबरदार जी जो है हमारे मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। बनी नंबरदार जी वोट तो डालने जो जांगड़ा समाज से हैं। हमारे चांदराम जी जो चमार समाज से हैं। हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय चौटाला जी का जो है स्वागत करेंगे। चांदराम जी। भाई तालियां बजाकर जो है आप लोग स्वागत करें। ये लोग पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं, आप लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे राम कुमार प्रजापत जी और ज्ञानी वाल्मीकि जी, जगदीश वाल्मीकि जी, उनके साथ ये सब जो है महावीर टेलर जी मुख्यमंत्री जी का एक बार पगड़ी देकर जो है स्वागत करेंगे। राम कुमार प्रजापत जी, ज्ञानी वाल्मीकि और जगदीश वाल्मीकि जी, महावीर टेलर जी। और इसके बाद जो है हमारे भाई जिन्होंने इस गांव का जो है नाम रोशन किया, जिस तरह से योगेश्वर जी ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, और इस पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले भाई संदीप जी जो कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और रामदिया कोच जी और संदीप जी, ये मिलकर जो है पगड़ी से इनका मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई विजेंद्र नरवाल जी, राम निवास जी और कलेश्वर जी
आदरणीय चौधरी रंजीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति और विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान, हम उम्र नौजवान युवा साथियों, आज आप लोगों ने इस भारी संख्या में यहां पधार कर गठबंधन के इस कैंडिडेट को जहां ताकत देने का काम किया, वहीं योगेश्वर भाई, हमारा पहलवान भाई जो है, हिंदुस्तान की शान जो है, उसकी जीत को निश्चित से सुनिश्चित करने का काम कथूरा गांव की इस माटी पर पहुंच करके किया है। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से, मेरे इस अपने गांव का, मेरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका बहुत धन्यवादी हूं, आप सबका आभारी हूं। और विशेष तौर पर मुझे, हम सभी नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को विश्वास सूचक 36 बिरादरी की पगड़ी पहनाकर, और पगड़ी हमें नहीं बल्कि ये जीत का सहरा आपने योगेश्वर पहलवान के सिर पर बांधने का काम किया है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका शुक्रगुजार हूं। आज तो 29 तारीख हो गई, 3 तारीख को वोट डालने, अब तो केवल मात्र 2-3 दिन की बात बाकी है। चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका। आज के हालात देखकर, और पिछले 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री जी, मुझे भी पूरे हल्के में घूमने का मौका मिला। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, राजनीतिक तौर पर एक्सपीरियंस मेरा कम होगा, मगर जितना भी है, आज हालात देखकर और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंखों की चमक देखकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जेजेपी बीजेपी का पहलवान जो हमारा है, वो कम से कम 20-25 हजार वोटों से इसी प्रकार अगर दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत हमने मिलजुल करके की, जो वोटर बाहर गए उनको लाने का काम हमने किया, और एक एक वोट 5 बजे 6 बजे जब तक अंतिम वोट डलने, अगर मिलजुल करके हमने एक एक वोट कमल के निशान पर गठबंधन के कैंडिडेट को दिलवाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर गठबंधन का कैंडिडेट यहां से जीत करके जाने वाला है, और एक संख्या हम आपकी ताकत में और बढ़ा करके बड़ौदा हल्के से देने वाले हैं। बड़े विश्वास के साथ आप भाई, बड़ौदा हल्के का तो चौधरी देवीलाल जी के साथ सदैव जुड़ाव रहा कि नहीं रहा? भाई ढीले ढीले ना बोलो, रहा कि नहीं रहा? चौधरी देवीलाल आपके थे, आप चौधरी देवीलाल के हो। आपने 6-7 कैंडिडेट जिताए हैं चौधरी देवीलाल, और ये 8वां पहलवान भी चौधरी देवीलाल का कैंडिडेट है, इसने जिताओगे कि नहीं? आप 2 प्रत्याशी हैं, तीसरा कोई टक्कर में नहीं है। एक बीजेपी का है, जेजेपी का है भाई पहलवान, कांग्रेस का। मैं मेरे वाले अपने प्रत्याशी यानी जेजेपी बीजेपी वाले की बात करूं, भाई एक ऐसा कैंडिडेट जो इस भारत माटी का लाल, ना केवल हरियाणा में, ना गोहाना में, ना सोनीपत में, ना हिंदुस्तान में, बल्कि समूची दुनिया में जिसने हमें गौरवान्वित महसूस करवाया हो, करवाया है कि नहीं करवाया साथियों? एक ऐसा साथी जिसने अंग्रेजों की धरती पर तिरंगे झंडे को शान से फहराकर हमें हरियाणवी होने का गर्व महसूस करवाया। मैं आप आज पूछना चाहता हूं, ये मेरी उम्र के नौजवान भाई खड़े हो, भाई पहलवान जब जीत के आया था, हमने इस बात का बेरा था कि कौन सी जात का है, बता दो भाई, इस बात का बेरा था क्या? तब सब ये कह रहे थे कि हरियाणा का लाल जीत के आया है, सोनीपत का बेटा जीत करके आया है। आज भी मैं ये कहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा सभाओं में कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण का छोरा है। अरे भूपेंद्र हुड्डा जी, याद करो उस दिन को भैंसवाड़ गांव के अंदर छाती से लगाकर कहते थे कि दीपेंद्र से भी योगेश्वर तू मेरा घना प्यारा है। अरे आज पराया कैसे हो गया योगेश्वर? योगेश्वर को क्या कहते हैं?
कि ये तो सर्कस का शेर है। ये सर्कस का शेर नहीं है भूपेंद्र हुड्डा जी, ये हिंदुस्तान का शेर है जिसने हिंदुस्तान के झंडे को ऊंचा कर दिया। आज एसपी डीएसपी की नौकरी कोई छोड़ता नहीं, कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता, एसपी डीएसपी तो बहुत बड़ी बात। और वो छोड़कर नौकरी त्याग कर आज बड़ौदा हल्के की सेवा आपका बेटा करना चाहता है। और हम उसकी इस त्याग को देखकर जजपा भाजपा के कार्यकर्ता आपसे एक एक वोट की अपील उसके पहलवान के पक्ष में करने आज आपके गांव में आए। और भाई दूसरी तरफ कौन खड़ा है? ये कौन है? उसने भालू, क्या नाम है कांग्रेस के कैंडिडेट का? भालू कहाँ है कि नहीं? और कहते हैं भालू, वो दीपेंद्र जी कहने लगे मुख्यमंत्री जी कि भाई ये तो मेरे से भी शरीफ है। आज पूरे कथूरा गांव आसपास के गांव के वे गवांड के आ रहे हैं। बता दो ये शरीफ आदमी है कि भालू कहीं से? इसके कारनामे मेरे और आपसे छुपे हुए नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा मेरा भालू पहलवान को चित करने का काम करेगा। अरे हुड्डा जी, ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं है, बड़ौदा हल्के के भविष्य का चुनाव है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ की जनता तोलमोल जब करेगी, इस तराजू में हमारे कैंडिडेट योगेश्वर दत्त, आपके कैंडिडेट, आपके बेटे योगेश्वर कैंडिडेट का कई लाख गुना उससे बड़ा है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि एक एक कीमती वोट देकर के आप यहां से अपने बेटे, अपने भाई को जिताने का काम करो। और मैं तो खुद स्टूडेंट लीडर रहा, मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का। यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है घोषणा कर दी कि नहीं आपकी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर, और आईएमटी की घोषणा कर दी, धान की मिल की घोषणा कर दी, 2-2 कॉलेज की घोषणा कर दी। 4 साल सरकार में अब और पड़े। कुछ लोग कह देंगे कि सरकार गिर जाएगी। जिस विधायक के पक्ष में 56 विधायक हो वो सरकार गिर नहीं सकती। भाई योगेश्वर भी हमारे बीच में आए। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके अपने पहलवान भाई का स्वागत करें। आज जिनके पक्ष में आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने लाडले को स्नेह और आशीर्वाद देने का काम। मैं आपसे अंतिम में इतना ही कहूंगा कि 4 साल आपके पास बहुत अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर आया है, और इस मौके ने चूक ना जाइयो। चूक तो नहीं जाओगे ना? चूक ना जाइयो कथूरा वालों, चूक ना जाइयो बड़ौदा वालों, इससे बढ़िया मौका फिर नहीं पाओगा। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि एक एक कीमती वोट आने वाली 3 तारीख को और 10 तारीख को जब पेटियां खुले, भाई योगेश्वर पहलवान को एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करना। और भाई बाकी का काम मैं उम्मीद करता हूं, कहना तो नहीं चाहता था, मगर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आप और दुष्यंत जी अपनी की कुर्सी के साथ में हमारे भाई योगेश्वर पहलवान की भी कुर्सी लगवा दियो। भाई इस हल्के का भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। हमारे बीच में पिछली बार जो है विधानसभा में इस हल्के से जजपा की टिकट पर चुनाव लड़े और जिन्होंने दमखम के साथ चुनाव लड़ा, भाई मुकेंद्र सिंह मलिक भी जो है मंच पर पहुंचे हैं। उनसे अनुरोध है कि एक बार हाथ खड़े करके जो है सबका अभिवादन स्वीकार करें, तालियां बजाकर जो है आप लोग स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र और जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के न्याय युद्ध में हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ने में भूमिका निभाई, हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना विचार रखें। हमारे और आपके बहुत आदर के योग, बहुत सम्मानित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मंच पे हमारा अजीज रिश्ते में पोता दिग्विजय सिंह चौटाला, मंच पर बैठे सभी विधायकगण, जूड़ाराम जी, अनूप जी दानक, ओबली साहब, सम्मानित मंच। मैं थोड़ा समय का ध्यान रख के बोलूंगा। और हमारे सबसे ज्यादा जो सब लोगों का आज के दिन आकर्षण है चुनाव में, हमारे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जी जो अभी पहुंचे। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करके, इस गांव में पहले भी 1.5 महीने पहले मैं आया था, 2-3 सभाएं थी, फिर नरवाल
जो आपका भवन बन रहा है उसमें भी मैं गया था। आपसे बहुत बातें होने पर आज चुनाव के लिए मैं 2-4 बात आपसे करूंगा। पहले तो मैं ये देख के कि सब हैरान हैं कि मैं इस मंच पे कैसे हूं। थोड़ा 1 मिनट में चर्चा करूंगा। मैं कांग्रेस में था, सबसे बड़ी रैली में करता था, झाड़ली रैली में भी 400 बसें भेजी, और उसके बाद जब कांग्रेस टिकट नहीं दे तो भाई मैं क्या करता, हल्के में गया। लोग कहने लगे जो रंजीत सिंह चुनाव खड़े, वोट हमारे हैं, टिकट हमारी है, हम देंगे। मैं खड़ा हो गया और लोगों ने मुझे 25,000 वोटों से जिता के भेज दिया। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे रिजल्ट से पहले बधाई दे दी। मैंने कहने लगा, माननीय मनोहर लाल जी, मैं जो देवलाल का बेटा हूं, गैरत रखता हूं। अगर कांग्रेस की 59 सीट आ गई और आपकी 30 आई तो मैं 59+1 नहीं होगा, मैं 30+1 के साथ हूं। मैं वो दरवाजे पे दोबारा नहीं जाऊंगा और आज मैं इस मंच पे यहाँ खड़ा हूं। थोड़ा मैं आपसे ये भी बता दूं कि हमारा इनसे आज से साथ नहीं, हमारा बीजेपी से परिवार का साथ है। मैं सारे लोगों से खुली बात पूछ रहा हूं। 77 में जब सरकार बनी तो जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर मंगल सेन उनके साथी थे, नंबर 2 थे। बीजेपी की समर्थन से सरकार बनी। सूरजवान जी, कमला जी वर्मा, ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य थे। 82 में भी जो देवीलाल के साथी रहे और 87 में भी जो देवीलाल के साथी रहे। 91 में जब बीजेपी का समझौता जो बंसीलाल से हो गया तो जो बंसीलाल की सरकार बन गई। मतलब हरियाणा में बीजेपी का सदा से 15, 20, 30 सीट का उस वक्त से भी आधार रहा है। कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। दूसरा, मैं आपसे बताऊं कि आपने एक निर्णय करना है। आपने सदाशिव देवलाल का साथ दिया। मुझे पता है कि 87 में मैं भी चुनाव लड़ा था। कृपाराम पूनिया यहाँ से लड़े थे, पहले भल्लेराम यहाँ से एमएलए बनते थे, उसके बाद रमेश खटक बने। हमेशा देते थे कि उठा साहब के वोट ही नहीं होते थे। किलोरी हल्कों में हरिचंद उठा से भूपेंद्र सिंह उठा 2 बार आ रहे हैं। तो देवीलाल की आंधी चलती थी। 90 में से 85 सीटें एक तरफी आती थी और बीजेपी के साथ अलायंस होती थी। आज जो देवीलाल का पूरा परिवार बीजेपी के साथ है, हम सारे आज इनके साथ बैठे हैं। भाई मुझे एक बताओ, जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने, चौधरी बंसीलाल भी मुख्यमंत्री बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री बने, चौधरी बंसीलाल भी मुख्यमंत्री बने। सदा तो गांव में जाट सरपंच नहीं बनता, कभी कोई गैर जाट भी बन जाता है। वो तो हमारे गांव में भी बना देते हैं कि भाई बना दो, आपके ब्राह्मण दादा को बना दो। तो कभी इस बात से नहीं जाना चाहिए। मैं सीएम साहब के सामने कह रहा हूं कि मैं दुष्यंत दोनों इस मंत्रिमंडल में 14 बैठने लिए बैठे। बताओ थारा कल्याण कहीं रुकेगा क्या? किसी काम में भी हमें मना नहीं करते। आपके इस इलाके में 897 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए, पिछले 3 महीने में नहीं दिया तो बताओ। तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, रिकॉर्ड की चीज कह रहा हूँ। और जब मैं इन गांव में उठे गया, मुझे कह के रंजीत सिंह जी ये काम है, मैं कहने लगा 1 हफ्ते में हो जाएगा। ये 2 महीने पहले की बात है। काम हुए कि नहीं हुए, मेरी बात सच बता रहा हूँ। तुम्हें काम चाहिए ना। अब मुझे बता दो, इस कांग्रेस में मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, नोट कर लेना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में क्लास फेलो है, दोस्त है, इकट्ठे पढ़े हैं। पर कांग्रेस जैसे मेरे साथ कराना, मैं तो बस बहुत छोटा आदमी हूँ। आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, सबको कांग्रेस छोड़ के जाने पड़ी। मुझे बताइए भूपेंद्र सिंह जी का कहाँ कांग्रेस में? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जो कई बार चौधरी की बात पे बात करते हैं कि भाई एक बात बताओ, तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, शैलजा को बना दिया, और अब इस वक्त कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो बनाया, आज तक कभी अहमद पटेल की ये पोजीशन नहीं रही। रणदीप सुरजेवाला को कोर कमेटी का मेंबर,
कांग्रेस प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल एडवाइजर, CWC का मेंबर और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक इंचार्ज। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि जितनी उसकी पोजीशन है, कभी कांग्रेस में आज तक किसी की नहीं रही। कल को कोई चेहरा बढ़ाना तो उसे है, हमारे भाई का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये बात में भी बेकार नहीं। आप एक देखो कि सरकार से काम साझे करो, सरकार वाले की मान्य करेंगे तो मुख्यमंत्री जी, पर मैं आपसे एक बता रहा हूँ, आप यहाँ से योगेश्वर दत्त जी को बढ़ा के भेजो भाई, हम वायदा करके जाते हैं कि इसके झंडी लगेगी, ये मुख्यमंत्री जी से हम काम करें, इलाके के काम कराओ, इलाके की डेवलपमेंट करो। 4 साल तक कोई भी यहाँ से जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी पे जाए, चाहे वो दुष्यंत चौटाला पे जाए, चाहे मेरे दफ्तर में आए, हम कह देंगे कि करनाल वालों को मुख्यमंत्री जी रोकेंगे, बड़ौदा आ जाए पहले, और दुष्यंत कहेगा उचाड़ा वाले ठहर जाओ, पहले बड़ौदा वालों को आने दो। और मैं भी ये कहूंगा रानिया वाले बाहर को पहले बड़ौदा के काम करूंगा, ये तुम्हारी इज्जत बनेगी। एक वायदा करके जा रहा हूं, मेरे महकमे पे कोई काम हो कभी हो, चुनाव जीते आ रहे, मैं इस बात की भी परवाह नहीं करता। बड़ौदा वाले जैसे पहले कथूरा वाले मेरे पे आते रहे, मेरे पे सीधे आना, तुम्हारा एक काम भी नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे वायदा कर। और तुम ऐसे ही सब महकमों में जाओगे, तुम्हारे काम होंगे। तुम्हें एक फैसला करना है, 2 दिन बीच में रह गए। मैं भी पॉलिटिकल आदमी, जो सबके बाई इलेक्शन सब, मैंने 1980 के चुनाव में मैं इंचार्ज था, इलेक्शन एजेंट था क्या उनका, और उसके बाद 83 में था जब बाई इलेक्शन था। तो मुझे पता है, लोगों के मूड देखता हूँ, हवा देखता हूँ, बहुत तेजी से माहौल बदला है पिछले 3 दिन में। और आप देखना, अगले जब सरकार चुनाव आखिर में आता है तो सरकार का दबाव बहुत जोर से हो जाता है। सरकार चुनाव जीतती है, हारती नहीं, लोगों का देखते हैं कि सरकार चुनाव। ये 2 दिन बाद देखना आंधी चलेगी। और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि ये कैंडिडेट बीजेपी और जे पार्टी का दोनों का है। हम जितने इंडिपेंडेंट है, हम इनसे भी ज्यादा इनका साथ दे रहे हैं, मदद करें जी जान से। जहाँ मुख्यमंत्री जी ड्यूटी लगाएंगे, मैं उसके लिए आगे काम करूंगा। बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। आपने सुना, सब जज के योगेश्वर दत्त को कामयाब करें, इसी में आपका हमारा मिशन होगा। बहुत फायदा, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी रणजीत सिंह जी। अब आपके सामने इस हरियाणा की धरती के लाल, आपके इलाके की शान, जिन्होंने पूरे देश का माथा जो है गर्व से ऊंचा किया, और इस इलाके की, आपके हलके की सेवा करने के लिए नौकरी को ठोकर मारकर, और थोड़े दिन बाद जो है एसपी बनना था, और एसपी की नौकरी को छोड़कर आप लोगों की सेवा का संकल्प लेकर आपके बीच में आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई योगेश्वर दत्त जी से, वो आए और अपने विचार जो है आपके बीच में रखे। भाई योगेश्वर दत्त जी का बहुत तालियां बजाकर मैं आप लोग स्वागत करें। भारत माता की, बाबू जगदाल। यहाँ मंच विराजमान हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे कृषि मंत्री रणजीत चौटाला जी, हमारे छोटे भाई इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, वह सभी सम्मानित मंच, वह मेरे छोटे भाई संदीप नरवाल जी, सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति, सबको मेरा प्रणाम। आप सबको पता है कि इलेक्शन है और सभी नेता लोग आपके पास आ रहे हैं आपसे आशीर्वाद लेने, और हम आपके पास आशीर्वाद के साथ साथ कुछ इरादे और कुछ वादे लेके आए जो सच्चे हैं। विपक्षी पार्टी आपके पास झूठी बातें लेके आ रही है, के लिए कुछ भी नहीं है, और वो करना ही कुछ होता था। पहले सरकार कांग्रेस की थी, वो यहाँ पे कर सकते थे। हमने कोशिश की, मुख्यमंत्री के पास गए, बड़ौदा के कॉलेज के लिए गए थे। मैं गया था मुख्यमंत्री के पास कि जी बड़ौदा के में एक भी कॉलेज नहीं है। अभी रक्षाबंधन के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा को 2 कॉलेज दिए, एक मेरे गाँव भैंसवाड़ में। आपके इस गांव की बहुत पुरानी मांग थी कथुरा को उप तहसील बनाने की,
वो उप तहसील मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की। जनता बुटाना की बहुत पुरानी मांग थी जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनाने की। पिछले इलेक्शन में जब 2019 में जब मैं हर सभा से बात बोली थी कि हम इसको यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, और इस बार आपके बीच में आया हूं तो जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनने की घोषणा हो चुकी है। रोजगार की जब बात आई तो यहाँ पे लाखों युवाओं के लिए रोजगार आई है। यहाँ पे लगभग 400-500 करोड़ रुपए के काम बड़ौदा हल्के में हो चुके हैं। अभी 4 साल सरकार के बचे हुए हैं। आपका भाई दिग्विजय चौटाला जी ने बहुत सी बातें, हमारे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी ने, और आज मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ हूं कि ये बड़ौदा हल्का के विकास की लड़ाई है। ये किसी मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो 2024 तक जो आपके सामने बैठेंगे 2024 तक तो ये रहेंगे। ये बड़ौदा हल्के के मान सम्मान की लड़ाई है, और ये लड़ाई आप लोगों ने खुद लड़नी है, क्योंकि आज तक जितना हल्का पिछड़ा उसमें सभी पार्टियों ने आके आप लोगों को भ्रमित किया, आपकी बस वोट लेने का कार्य किया है। और इस बार जो 3 तारीख को इलेक्शन होने हैं उसके बाद भी तक आप खुद होंगे। मेरे बड़ौदा हल्के के मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे युवा साथी बनेंगे, मेरी माताएं बहनें बनेंगी। आप अपने बेटे को आशीर्वाद दो, और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैंने कुश्ती में देश के लिए सच्चे दिल से सच्चे मन से जी जान लगा के देश के लिए तिरंगा फहराया, देश के लिए मेडल जीता, उसी सच्ची निष्ठा के साथ आप लोगों की सेवा करूंगा। राजनीति में आने का मेरा इससे अलग कोई भी उद्देश्य नहीं, बस यही उद्देश्य है मेरा कि मैं बड़ौदा की जनता की सेवा करूं, बड़ौदा हल्के की सेवा करूं। जो यहाँ पे समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री जी तक रखूं, उनको दूर करने की कोशिश करूं। मैं बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार हूं, और मैं हर सभा में बोलता हूं कि मैं जब तक मैंने कुश्ती लड़ी तब तक भी मैं पूरे देश का था, देश का साथ रहा था, और आज इलेक्शन भी मैं साथ में लड़ रहा हूं। और आप सबको पता है कि साथ की चीज बड़ी हाल है, सब साथ चीज बड़ी है, इसलिए इस साथ में हिस्सेदारी आप सब तो कर ही रहे हो। कांग्रेसियों भाइयों को भी और इन लोगों भाइयों को बोलो कि साध्य में अपना वो भी हिस्सा डाले और बड़ौदा हल्के आगे बढ़ाने का काम करें, ना किसी पीछे धकाने का काम करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आगे हम जितवा दो हम सरकार को तोड़ देंगे, और हम बोलते हैं कि वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। या भी वो तोड़ने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। मैं किसी एक जाति का नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूं। मेरी बस एक ही जाति है, इंसानियत जाति है मेरी। कोई भी मेरे को किसी जाति में नहीं बांध सकता, क्योंकि मैं आज तक बंधा है। 7 साल की उम्र मैंने पहले स्टार्ट की, आज तक मैं हर समाज में बैठे हूं, समाज के बच्चे के साथ रहा हूं, उनके साथ खाना खाया हूं, और मेरे ये सिद्धांत है। सभी के सिद्धांत होते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मेरे भी सिद्धांत है कि मैं सबको एक नजर से देखूं, एक साथ रखूं, सबको आगे बढ़ाने में अब जहां तक मेरा योगदान हो वो योगदान करूं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग हो, सभी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जो आज तक हमने करते हुए आगे भी करते रहेंगे। हमारे इरादों को कोई भी विपक्ष मेरे इरादों को तोड़ नहीं सकता, ना वो किसी चीज में मेरे को बांट सकते हैं। हम तो आज आपका बीच में, आपके बीच में बस आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग लेने आए हैं। 4 साल आप अपने बेटों को अपना आशीर्वाद दो। कभी भी मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी, मैं हमेशा आपका मान सम्मान आपका अपनी सिर आंखों पर रखूंगा। यहां से आप खुद एमएलए बनोगे, मंत्री आप भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आप आएंगे खुद हो, क्योंकि आप आज के आपके सामने दोनों पार्टियों के नेता आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस बार 3 तारीख को जो फैसला करोगे वो बड़ौदा के हित के लिए, बड़ौदा के को आगे बढ़ाने के लिए फैसला करोगे। और लास्ट बात मैं आपको बोलता हूं कि जैसे
अर्जुन को मछली की आग दिखाई दे रही थी ना, महाभारत देखी होगी आप सबने। ऐसे ही बस 3 तारीख को आपको कमल का निशान दिखाई देना चाहिए। कमल के निशान वाला बटन दबाओ, अपने भाई अपने बेटे को एक बार विधानसभा भेज दो, अगला काम फिर हम कर लेंगे। कदे आपने कोई शिकायत मौका नहीं आओगा। बड़ौदा का जितनी पिच है आज तक रहा है उतनी और आगे वो चला रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में आप जिनका सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात जो है सेवा करने में जुटे हैं, मैं एक शेर के साथ जो है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई किसी का हो नहीं सकता। ए बड़ौदा वालों, एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो बड़ौदा में क्या हो नहीं सकता, फिर देखो बड़ौदा में क्या हो नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आप लोग तालियां बजाकर जो है जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ौदा विधानसभा की कथूरा की ये माटी, हम जिसको ये कह सकते हैं कि बहुत मजबूत फेफड़े वालों की ये माटी है, क्योंकि कबड्डी के खेल के मैदान की माटी है। और जो कबड्डी का सांस भरना और पारा जीत के लाना, ये जिन खिलाड़ियों के जिम्मे हो तो उनमें दम भी बड़ा जोरदार होता है। आपका दम कई मौके आएंगे। पहला मौका अभी देखता हूं कि आपकी आवाज अगर योगेश्वर भाई को चंडीगढ़ पहुंचाना तो आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की भाई त्रावणी तगरेली, भारत माता की जीरकपुर पहुंच गई। अब सेक्रेटरी को जानी है भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री इस नाते से हमारे साथी और बहुत ही अनुभवी राजनेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, दूसरे हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्री अनूप सिंह जी धानक, हमारे इस इलाके की शान बनने जा रहे, जिनके सिर पर जीत का सेहरा हमने पहनाना है। इस विधानसभा की माटी में जन्मे न केवल प्रदेश बल्कि देश की आन शान को बढ़ाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई योगेश्वर दत्त पहलवान, इनसो के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जजपा के नेता भाई दिग्विजय जी, मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, प्रमुख नेतागण, जिसमें इसी इलाके के नेताओं में प्रताप सिंह जी मलिक जो आज हमारे बीच में है, जिन्होंने 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और इतनी बड़ी आयु में भी इनके मन में
अगर कोई विचार पनपता है तो युवाओं के नाते से हमेशा तरफ चलता रहता है। 3 दिन पहले मेरे पास जब आए, पार्टी ज्वाइन करने से पहले कहने लगे कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, लेकिन कि मैं पीटीआई क्या कर दो कि मैंने कहा जाओ, इनका चूल्हा नहीं गुजर देंगे, आप आ जाओ पार्टी में। तो ऐसे हमारे युवा रहकर बुजुर्ग नेता किताब सिंह जी मलिक, श्री रामचंद्र जी जांगड़ा, हमारे यहाँ के नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी मलिक, बलराम जी नरवाल, जो इस इलाके के हमारे बड़े प्रमुख नेता खास करके कथुरा निवासी श्री बलजीत मलिक जी, वजीर नरवाल जी, अशोक मलिक चेयरमैन जिला परिषद बहन मीना नरवाल, रजनी विरमाणी जी, राजवीर जी चेयरमैन, सत्यवान जी नरवाल, सुरेश कुमार जी सैन, नाम बहुत लिखते हैं। जो सब बोल दिए वो सब जी, जो ना भी बोले हो, चाहे मंच पर हो चाहे सामने बैठे हो, सबको जी मान करके सबको मेरा अभिनंदन। भाइयों बहनों, इस प्रदेश का जो पिछड़ा सारा इतिहास चला रहा है, हम लोग लंबे इतिहास में चले जाएं तो, या पिछले 10-15 साल की बात करें तो, हमारा शासन भारतीय जनता पार्टी इस नाते से तो दूसरी पारी 6 साल हो गए, गठबंधन की हमारी पहली पारी, और हमने परसों ही 1 साल अपना पूरा किया। उस 1 साल के अवसर पर पूरा होने पर मैंने और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार के अंदर एयरपोर्ट का जो हवाई पट्टी उसका भूमि पूजन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साल भर का पूरा लेखा जोखा हमने बताया था। हम आपके बीच में पहले जब आए थे तो सरकार बनाने के लिए आपसे मत मांगने आए थे, लेकिन अब आए हैं तो हम अपनी सरकार की मजबूती के लिए एक विधायक अपने साथ जोड़ने के लिए, और हमने 1 साल में क्या किया उसका हिसाब भी देने आए, क्योंकि यहां पर इससे पहले विधायक जिनको आपने चुना वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से बाई इलेक्शन आया। 4 महीने पहले मैं यहां आया था, कुछ गांव में गया था, और मैंने एक बात कही थी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां विधायक चले गए हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी विधानसभा में बने तो मैं क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस हूं, आप ये मत मानना कि हमारा विधायक कोई नहीं है, छोड़ते तब तक मैं आपका विधायक रहूंगा, और मैंने ये घोषणा की। और उसके बाद हर गांव के सरपंचों से, दोनों पार्टियों के हमारे नेताओं से, सामान्य लोगों से मीटिंग कर करके उन्हें पूछा कि आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांग है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन 4 महीने में जो बताया वो सारे काम हमने करवाए हैं। सरपंचों को जितना पैसा भेजना चाहिए था वो भेजा है। आचार संहिता के नाते कुछ पैसा रुक गया, काम शायद नहीं करवा पा रहे होंगे, लेकिन जो पैसा आ गया है तो 11 तारीख के बाद सब अपना काम भी कराएंगे। चाहे यहाँ बिजली के काम थे, पीने के पानी के लिए कई ट्यूबवेल लगवाए, नहर के पानी के लिए जहां नहरी व्यवस्था कमजोर थी वहां भी उनको पानी सिंचाई के लिए भिजवाया, रेल नंबर 8 में पानी चलवाया। तो इसे बताया कि वो सारे काम गली नाली सड़कों के लिए करोड़ों रुपए सरपंचों के खातों में भेजे। इन 4 महीने में 165 करोड़ रुपया ये हमने भेजा है विकास के काम के लिए। इससे पहले जो 6 साल में आया है वो सैकड़ों करोड़ रुपया अलग है, लेकिन मैं केवल 4 महीने की बात बता रहा हूं। तो मित्रों, एक बात का कि जो हम कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो हमको नहीं करना होता उसको कभी कहते ही नहीं है,
ये मनोहर लाल का एक वचन है कि जब जो कहा उसको पूरा किया है, वरना मैं अड़ के खड़ा गया हूं, ये नहीं करना है। अब आपको चुनाव के दिनों में, ये पहले भी आपने पिछली सरकारें देखी, लुभावने नारे फूंक दिए गए जो पूरे नहीं हुए। हमने जो कहा उसको पूरा भी किया है, आगे भी करेंगे। कुछ वायदों का जिक्र भाई योगेश्वर जी कर रहे थे। 2 कॉलेजों में, एक में तो क्लासेस भी शुरू हो गई है, ऐसे वाले में हो गई, क्लास शुरू हो गई। दूसरा कथुरा, अगले सेशन से पहले कोई भी बिल्डिंग देख करके यहाँ क्लासेस शुरू कर देंगे, साथ साथ कॉलेज की बिल्डिंग बनानी शुरू कर देंगे। दूसरा बड़ौदा में हो तो कथुरा में कोई फायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कथुरा कुछ और कर देंगे आगे। इसी प्रकार से हमने अगर मोटाना का जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, तो उनके लोगों से, सारी मैनेजमेंट से, सब लोगों से बात हो गई हमारी। निश्चित रूप से जैसे ही 11 नवंबर जाएगी, उसके बाद उसके सारे प्रावधान करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जैसा वो चाहेंगे वैसा कर देंगे। यूनिवर्सिटी कई प्रकार की बनती है, जैसे वहां के लोग चाहेंगे वैसे ही बढ़ाएंगे। IMT की बात कही गई, हम ऐसे नहीं है कि IMT बढ़ा भी देंगे और उसके बाद रोहतक में IMT बनी हुई IMT। इस ढंग से अनाप शनाप उसके पैसे लगा दिए कि आज तक वहां लेने वाले लोग नहीं पहुंच रहे, रेट इतने भारी हो गए। हमने कहा नहीं, हम जो उद्योग लगने वाला है उसकी मंशा के हिसाब से और किसानों की मंशा के हिसाब से, जिन्होंने रोजगार लेना है, किस तरह का रोजगार लेना है, उनकी मंशा के हिसाब से तीनों का तालमेल बैठा करके, और इस बड़ौदा विधानसभा में जहां हमको 1000 एकड़ जमीन मिलेगी, वहीं IMT बढ़ाने का वायदा हमारा पक्का है। हैफेड की चावल की मिल, ये भी हमने हैफेड से क्लियर करा लिया है। तो कह रहे हमारी 10 मिलें पहले चलती हैं, हमने एक नई मिल और बनाई है, कहां बनाए? मैंने कहा इस समय तो मौका बड़ौदा विधानसभा में है, जहां चावल ज्यादा होता वहां बनाओ। नेशनल हाईवे ये ठीक है कि यहाँ की डिमांड के हिसाब से तो शायद नहीं बने होंगे। राष्ट्रीय योजना के केम की सड़क खत्म होती है कहा? कुंडली में खत्म होती है। कुंडली से ही वो नेशनल हाईवे चलेगा और उसका रास्ता यही गोहाना के पास से बड़ौदा विधानसभा से होते हुए जींद और नरवाना की तरफ से जाते हुए सीधा अमृतसर, जम्मू और कटरा, यहां तक वो जाने वाला है एक्सप्रेस वे। इस रास्ते से अगर कटरा जाना हो, आज सड़क के रास्ते से जाए तो 16 घंटे लगते हैं, और इस रास्ते से जिस दिन ये नेशनल एक्सप्रेस वे बन जाएगा, 8-9 घंटे में कटरा, 5 घंटे में अमृतसर पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा विस्तार। इसी प्रकार जो पहले से नेशनल हाईवे यहाँ के बन रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया। और जहां सड़कें बन जाती हैं, वहां कोई कारण नहीं है कि वहां विकास नहीं हो। सड़कें बनाओ, विकास करते चले जाओ, क्योंकि हर कोई आज आदमी, बाहर का भी प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने वाला भी आता है, वो कहता मैं वहीं सड़क से मैं जल्दी पहुंच सकूं। दिल्ली का आदमी 1 घंटे में आया करेगा, आज तो 2.5 घंटे 3 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। अगर दिल्ली से भागोड़ा बावल पहुंचने के 1-1.5 घंटे में वहां इतनी इंडस्ट्री लग सकती है, तो फिर कुंडली से यहाँ आते हुए अगर आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगा तो यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं आएगी? आएगी। कुछ सरकार लगाएगी, कुछ अपने आप आएगी। तो काम करने के नाते बहुत बढ़िया। कतूरा गांव कहते हैं कि 2000 IMT के लिए मैं है, तो निश्चित रूप से कतूरा कोई पहली प्राथमिकता रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कतूरा की समस्याएं भी मुझे बताई गई। यहाँ का किसान कितना परेशान है। वर्षा आती है, बहुत सा इलाका ऐसा है जब पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद वहां पर किसान को परेशानी होती है, खड़ी फसल खराब हो जाती है। इस बार तो हमने टेम्परेरी व्यवस्था करके और वहां का पानी की निकासी खूब कराई है। मैं आपको वादा करता हूं, पूरा सोनीपत जिला हमने योजना बना ली है ये
कि ये समस्याएं आने नहीं देंगे। पहली बात तो पानी आएगा, जितना जमीन के अंदर डाल सके तो उतना जमीन में डालेंगे रिचार्जिंग के लिए। बचा पानी चाहे आपकी ड्रेन के माध्यम से, चाहे नई ड्रेन बनानी पड़े, हर खेत तक जो पानी खड़ा होता है वो सारा ड्रेन के माध्यम से बाहर जाएगा। किसी किसान को समस्या नहीं आने देंगे। बात हमेशा आगे रखी है, मुआवजा। कोई भी किसान का नुकसान हुआ है उसमें मुआवजे में ये सरकार पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए बांट चुकी है। अगर निजामपुर के लोग यहाँ बैठे हों, कोई है निजामपुर का बैठा हुआ? यहाँ से दूर है। मुझे याद है कि इस विधानसभा के निजामपुर गांव में चेक बांटने के लिए मैं आया था और 8-10 गांव के लोगों को मुआवजा मिला था, निजामपुर के लोग। तो इसलिए हर गांव के अंदर यहाँ सैकड़ों यानी 10-10, 20-20 उनको मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिला हो और चाहे हरियाणा सरकार ने दिया हो। हरियाणा सरकार 12,000 रुपया मुआवजा देती है, जबकि पिछली सरकारें 1,800, 2,000, 2,500, आखिरी उनका 5,000 था। हमने 5,000 से सीधा एकदम 12,000 रुपए किया। पिछले मित्रों, किसान की कोई नुकसान होने की कभी कोई गुजारिश होती है, हम उसको पूरा करते हैं। सब्जियां भावांतर भरपाई योजना में कि नफा हो तो थारा, घाटा हो तो सरकार का, मंडी में जाके बेच जाओ, सड़क पर फेंकने की जरूरत नहीं है। जिस घाटे में बेचेगी वो सरकार देगी। और हमने भावांतर भरपाई योजना से सब्जियों का ये लागू कर दिया। 19 सब्जियां ऐसी हैं। संयोग से अभी तो सब्जियां काफी महंगी हो गई। किसान को तो फायदा ही है, पब्लिक को चाहे उसका परेशानी है, किसान को तो फायदा है। लेकिन कभी सस्ती हो जाए तो उसका लागत मूल्य तक किसान को जरूर मिलेगा, ये गारंटी हमने उसमें ली है। किसान आसानी से अपनी फसलों को ठीक से बेच सके, मुआवजे में उसको समस्या ना आए, बैंकों से झगड़े ना हो, कंपनियों से झगड़े ना हो। हर एक किसान का लेखा जोखा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हमने नई चीजें की हैं, इसलिए की हैं कि सबकी सुविधा रहेगी। किसान को योजना बनानी आ जाएगी, मंडियों को भीड़ नहीं लगेगी, जिसको जब SMS जाए भी अपने लेके आ जाओ, उसे लेके पहुंच जाए, वहां मिल जाएगा। एक समस्या पिछले दिनों में आई, क्या पेमेंट लेट हुई। मानता हूं मैं 5, 7, 8 दिन शुरू में पेमेंट बहुत लेट हुई, क्योंकि जब नई व्यवस्थाएं बनाई जाती है कई उसके अंदर समस्याएं आती हैं बैंकों से के माध्यम से। और हमने नए खाते जो किसानों के खाते हैं, 70% किसानों के खाते ऐसे हैं जिसमें सीधी पेमेंट गई है, केवल 30% आड़तियों के माध्यम से। किसानों के खाते में सीधी पेमेंट गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? आई है। कभी नहीं आती थी पहले घूम घुमा के आती थी, नगद पैसा तो मिलता ही नहीं था। आपके कुछ पैसे उसने अपने काट लेने, बाद में घर में गाय शादी आएगी, उसके जाके टूम ले आओ, लत्ता ले आओ, कपड़ा ले आओ, उससे जाकर वो दिलवा देता था। आपको खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वो आपको दिलवा देता था। कभी 100-200 रुपए बाढ़ इसके भरने होते वो आ जाकर ले आते थे, ताकि कोई पैसा हाथ में किसान का नहीं आता था। आज किसान के हाथ में लाखों रुपए आते, अपनी मर्जी से खर्च करेगा, जिसको देना देगा, फालतू में कोई नहीं देगा। और जो किसान की उम्र आयु हमने डबल करनी है, उसकी आमदनी अगर डबल करनी है तो ये भी उसका प्रकार है कि खाते में सीधा उसका हाथ पहुंचे, उसके खाते में रकम पहुंचे, उसके हाथ में पहुंचे, ठीक से खर्च करेगा, गलत ढंग से उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बैंकों से 0% पर ब्याज दिलाते हैं, और ये बीच में जो लोग हैं वो आपको 0% देते हैं, आपको ज्यादा पता है। आमदन बढ़ाने के लिए हमने काम किए। इसी प्रकार हमने हर वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए पूरे हरियाणा में अच्छी शिक्षा बालकों को कैसे मिले, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके लेवल अच्छे ऊंचे, सांस्कृतिक मॉडर्न स्कूल, इस नाते से 123 स्कूल हमने हरियाणा में खोल लिए हैं। और 1000 प्ले वे स्कूल जिसके अंदर अंग्रेजी की शिक्षा शुरू में दे सके। हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगी, हिंदी में गायब होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आज अंग्रेजी का बचपन में ही अगर थोड़ा बेस अच्छा बनेगा तो आगे चल करके उसके कंपटीशन में बाकी पढ़ाई में अच्छा हो सकेगा। स्पेशल भी हमने सेंटर खोले हैं, सुपर 100 नाम से 2 सेंटर खोले। आपको हैरानी होगी, 1 साल के अंदर उसका रिजल्ट आया है, 25 बच्चे तो नीट में लगे हैं और 72 बच्चे जेईई में लगे हैं, या उल्टे होंगे, कुल मिला के 97 बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं में जाकर के पास हुए। किसी स्कूल के सेंटर के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नहीं गए हैं।
लेकिन वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था विशेष की जाती है। और अपने यहाँ भी इस प्रकार के स्कूल निश्चित रूप से खुले होंगे और जो नए खुलने उसमें यहाँ भी उसका योगदान होगा। करते रहते थे, बांटते रहते थे, क्लेम करते थे हमने 50 नौकरी दे दी, 100 नौकरी दे दी। मनोहर लाल कहता भाई नौकरी तो 80,000 लगी है, लेकिन मैंने एक भी नहीं दी है। जो ली है नौजवानों ने अपने बल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर लिए, उनका काम है ले जाने वाला। हमने कंपटीशन खड़ा कर दिया, पढ़ो लिखो होशियार बनो, और जिसको नहीं मिलती वो भी राजी है। वो कहता आना झेला भी नहीं खर्चना पड़ा, पता भी लग गया कि मैं कमजोर हूं, अगली बार फिर ट्राई करूंगा। होड़ लगती है पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं मिलती। तो आज व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के काम में कांग्रेस जो है वो यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी कोई बदल करने की इच्छा नहीं रहती, जैसा चल रहा चलता रहे। बदल करने में उनको पता है कि बहुत बड़ी तकलीफ होती है उनको, उनके कई सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये जो दौड़ कपड़िया चला कर रहे ना, जिनका धंधा ये था हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, उनके दौड़ कपड़ियों के सारे कुर्ते पर जाकर निकाल करके कुर्ते और कुर्ते बटवा दिए। बेचारे बेरोजगार तो हो गए हैं, लेकिन हमें सहानुभूति है। कुछ करो, अपना करो, धंधा करो, 10 लाख की कमाई आनी चाहिए, फिर अपने परिवार को पालो। गलत धंधे करने वालों के लिए नहीं बर्दाश्त करेंगे। कई हमने काम किए, रजिस्ट्रियां उसको ठीक कर दी, तहसीलों में जो धंधे चलते थे वो बंद कर दिए। अभी आरटीए ऑफिस, उनमें कोई भी शिकायत चलती थी, पिछले महीने ही उस सारे काम ने ओवरऑलिंग कर दी है। तो ऐसी एक एक चीज की ओवरऑलिंग करना ये हमारे एजेंडे पर है। और आगे हम एक नई व्यवस्था करने भी जा रहे हैं कि परिवार के खाते बनेंगे, उस परिवार में कौन मेंबर, क्या उसकी जरूरत है, घर बैठ के उसको पहुंचाएंगे। और कौन क्या काम कर सकता है सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, उसकी योग्यता के उसूल बुला के लाएंगे कि तुम्हारी ये योग्यता है, घर पे बैठो काम में लगो। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो स्कूल नहीं जाते स्कूल को जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो विशेष मेहनत करेंगे, रोजगार नहीं मिला तो रोजगार दिलाएंगे, स्किलिंग के ट्रेनिंग कराने पड़ेंगे, हुनर सिखाना पड़ेगा, वो सिखाएंगे। किसान है, छोटा किसान है, उसकी आमदन कैसे बढ़े इसकी चिंता करेंगे। जो बहुत छोटी हो गई है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 3 एकड़, 2-3 एकड़ में आज अच्छी खेती करेगा तो 2 लाख 3 लाख भी कमा सकता है। उसके लिए हमने हमारे प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव किसान, उनको बुलाया था कि अपने जिले में 10-10 किसान ले शुरू में। आपके यहाँ सोनीपत जिले में भी बहुत है प्रगतिशील किसान। मनौली गांव में गया था, बहुत बड़े उन्होंने अपने खेती के अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं, सब्जियां ग्रीन हाउसेज बना रखे हैं। हमने कहा कि अपने आसपास के 10 किसानों को ऐसा बनाओ अपने जैसा, आपको इनाम देंगे। उसमें से आगे बढ़ना। हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी और हॉर्टिकल्चर भी बना दी। लुवास अलग से दूसरी चल रही है पशुपालन के नाते। तो ये सारे काम अपने नौजवान को काम कैसे मिले, इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाए। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बताया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कहते हैं तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या, मंडियां बंद हुई क्या, तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी को बेचो। पहले एक दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गए। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो आप बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। एमएसपी वही रखेंगे। कांग्रेस झूठ बोल करके बहकाए नहीं।
झूठ बोलने की आदत शुरू से पड़ी है इनको। 134 साल पुरानी पार्टी हो गई है। शुरू में तो ठीक ठाक चली, बाद में झूठ बोल बोल के बहकाने का काम। कई उदाहरण है। अभी पीछे 370 जम्मू कश्मीर में हटाने की बात आई थी, तो ये कांग्रेस की कहते जनाना ने इसको हटा देना, इसको हटाओगे तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 हटे हुए, खून खराबा हुआ क्या? शांति हुई कि नहीं? CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कहा था कि भारत के 3 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से 4-5 वर्ग हमने तय किए थे कि ये लोग अगर वहां परेशान हैं, इनकी इज्जत पर हाथ लगती है, तो ये वहां चाहे तो भारतवर्ष में आकर के नागरिकता ले सकते हैं। जब वो पास किया तो उन्होंने शोर मचाया, शाहीन बाग जैसे धरने के ऊपर लोग उकसाया, महीनों धरने चलते रहे कि अगर ये CAA लागू हो गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कोई खून की नदी बही क्या? नहीं बही। जब पाकिस्तान शरारत करता था तो मुकाबला करने के लिए जब इनकी सरकार होती थी, हमेशा डराते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया तो दुनिया के लोग हैं और न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर डाल देंगे। क्या कोई पाकिस्तान, जब हमने बम मारा उनके बालाकोट के ऊपर, कोई पाकिस्तान में कुछ हुआ क्या? हुआ पाकिस्तान की ओर से कुछ आया? कुछ नहीं आया। ऐसे 3 कानून के बारे में डराते हैं। मेरा भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। तीनों कानून ये किसान के हित में है, किसान की आमदन बढ़ने वाली है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति जो है, सांस फूली पड़ी है विरोधा, एकदम सांस फूली। शुरू में जो आए कहते थे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, भाई बीजेपी के कैंडिडेट की या गठबंधन के कैंडिडेट की, योगेश्वर दत्त की तो जमानत जब्त होगी। ये शुरू में यहां से चले थे। बाद में जब हमने योजनाएं बनाई, हमारे नेता घर घर जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, तो कहने लगे भाई बीजेपी लोग घर घर जा रहे हैं, तुम भी घर घर जाओ। फिर उस लाइन पर आ गए। आज बापू बेटा के अलावा और कोई नहीं उनके पास घूमने के लिए। यहाँ सारी पार्टी बैठी है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला क्या, JP दलाल क्या, हमारे दुष्यंत भाई भी कल से अपना शुरू करेंगे, वो आएंगे। दिग्विजय सिंह यहाँ बैठे हैं, इनके अपने नेता वो सारे यहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार भाजपा के नेता, मेंबर पार्लियामेंट सब बैठे हैं। पूरी टीम बना करके, गांव-गांव की टीम बना करके सब जगह जा रहे हैं। लेकिन इनके नेता 2 के बाद तीसरा नहीं आ रहा है, क्योंकि भय लगता है। इनके तो कैंडिडेट भी ना मुझे नहीं चाहिए कोई भी। एक वीडियो सुनी थी मैंने कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी, पसीने आ रहे हैं। और भाई जहां तक इनके कैंडिडेट का सवाल है, जिस दिन खड़ा किया उससे पहले तो किसी ने, हमने तो नाम नहीं सुना था, बड़ौदा वाले ने सुना, मैंने सुना पता, किसी को नहीं पता था कौन कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया और अपना चुनाव लड़ा लिया। आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो खुद आ जाए, हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता उनको हराने का विश्वास है। अब वो कैंडिडेट उनका डमी है, इज्जत तो उनकी खुद की दाव पर लगी है, लेकिन विश्वास आपकी ओर से मुझे हो गया है पिछले 3-4 दिन के अंदर कि हमारा कैंडिडेट आप लोग जिताएंगे।